हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास के क्रम में ये अगला वीडियो है। इसमें हम लोग जनरली वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है और उनसे जुड़ी क्या क्या विशेषताएं हैं, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़े थे। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। जैसा कि मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में, 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी और जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुआ था तब तक वैदिक सभ्यता को ही भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती थी। तो आइए हम लोग वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं कि उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। तो सबसे पहले वैदिक सभ्यता का काल कहाँ से कहाँ तक है। तो वैदिक सभ्यता का काल जो है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक माना जाता है और वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, या ऋग वैदिक काल को ही हम लोग पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। तो पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक होता है, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक होता है। तो ये हम लोग काल समझ लिए। अब जो देखिए, सबसे पहले तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन सभ्यताओं में क्रम उल्टा माना जाता है इस आधार पर कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो थी नगरीय सभ्यता, जबकि उसके बाद विकसित हुई वैदिक सभ्यता वो थी ग्रामीण सभ्यता। तो ये चीज थोड़ा सा उल्टा हो गया है। तो देखिए, जो वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, इसको आर्यों की सभ्यता भी कहते हैं। आर्यों की सभ्यता हम लोग इसलिए कहते हैं कि आर्य जो थे यहाँ के मुख्य निवासी थे। आर्यों ने इन सभ्यता को विकसित किया था, इसको बसाया था। अब आर्यों के मूल निवास स्थान आर्य थे कहाँ के, क्योंकि ये बाहर से आकर के भारत में बसे थे और वैदिक सभ्यता का विस्तार किए थे। तो आर्यों के मूल निवास स्थान से जुड़े हुए कुछ मतभेद है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि किसके अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे। तो सबसे प्रचलित था, माना जाता है, सर्वमान है इनका मैक्स मूलर के अनुसार जो है आर्य मध्य एशिया के निवासी थे और यही सर्वमान है। लेकिन प्रश्न की दृष्टि से सारे बिंदु इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी प्रश्न कहीं से भी आपको दे सकता है। तो मैक्स मूलर जो हैं उनके अनुसार आर्य जो है मध्य एशिया के निवासी हैं और डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य जो है आल्पस पर्वत के निवासी थे। तो आल्पस पर्वत और मध्य एशिया लगभग एक ही जगह पड़ता है, उनके क्षेत्र आपस में कुछ कुछ मैच करते हैं, इसलिए इन दोनों का जो मत है मूल निवास से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण माना जाता है और इसको वैल्यू दिया जाता है। ये प्रश्न की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोग राष्ट्रीय क्रांतिकारी नेता के रूप में भी जानते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक आर्यों के बारे में कहते हैं कि आर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र के निवासी थे। आर्कटिक क्षेत्र यानी कि उत्तरी ध्रुव। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य जो थे उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक क्षेत्र के निवासी थे। और बाल गंगाधर तिलक का एक फेमस बुक भी है, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ठीक है, तो ये हो गया बाल गंगाधर तिलक से जुड़ा हुआ मत। वो कहाँ आर्यों को कहाँ का निवासी बताते हैं, तो आर्कटिक क्षेत्र यानी उत्तरी ध्रुव के निवासी बताते हैं। दयाराम सरस्वती, जो कि समाज सुधार के क्रम में ये बहुत ही चर्चित रहे हैं, बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। इनके अनुसार आर्य जो थे तिब्बत के निवासी थे, जो तिब्बत वर्तमान में चीन के क्षेत्र में पड़ता है, वो तिब्बत के निवासी थे। कौन, तो आर्य। विलियम जोन्स, जो कि एक पुरातत्व वेदा इनको हम कह सकते हैं, तो इनके अनुसार आर्यों के निवास स्थान से जुड़ा हुआ मत क्या है, तो ये विलियम जोन्स के अनुसार आर्य जो थे यूरोप के निवासी थे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे आर्यों के मूल निवास स्थान से जुड़े हुए बिंदु थे, जिसको हमने यहाँ पे समझ लिया। आगे देखते हैं। अब देखिए, आर्यों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है, तो साहित्यिक साक्ष्य जो कि क्या है और पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, उन दोनों पे हम लोग देखेंगे कि उससे जुड़े हुए फैक्ट्स क्या हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण है वेद। ठीक है, आर्यों से जुड़ी हुई साहित्यिक साक्ष्य है वेद आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता रही हूँ। वेद जो है वो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद से इन वेदों से
आर्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का रचना जो हुआ ऋग्वैदिक काल में हुआ, और यजुर्वेद सामवेद का रचना जो है वो प्रारंभ तो हो गया था ऋग्वैदिक काल में ही, लेकिन पूरा हुआ उत्तर वैदिक काल में, जो कि उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 BC से लेकर के 600 BC तक। क्लियर है? तो ये साहित्यिक साक्ष्य है आर्यों के इतिहास से जुड़े हुए जानकारी के विषय में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद यानी कि सभी वेदों से आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब पुरातात्विक साक्ष्य क्या है उस पर हम लोग देखते हैं। बोगाज कोई का अभिलेख, जिसको हम लोग मितन्नी अभिलेख भी कहते हैं। मितन्नी अभिलेख इसको कहते क्यों हैं? एक हित्ती नामक जगह था, हित्ती और मितन्नी के राजा के बीच में हुए संधि का इसमें वर्णन किया गया है, इसलिए हम लोग इसको मितन्नी अभिलेख भी कहते हैं। इसका समय काल जो है 1400 BC माना जाता है, जो कि वैदिक सभ्यता से ही रिलेटेड है, इसलिए ये वैदिक सभ्यता की जानकारी से बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। तो कौन सा? बोगाज कोई का अभिलेख या मितन्नी का अभिलेख, इसी को मितन्नी का अभिलेख ही बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कभी कभी प्रश्न में बोगाज कोई ना दे करके मितन्नी अभिलेख दे दे, तो ये बोगाज कोई अभिलेख को ही दूसरा नाम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है? अब बोगाज कोई में ये प्रश्न बार बार पूछता है कि बोगाज कोई अभिलेख में किन किन देवताओं का उल्लेख किया गया है? तो इंद्र का, वरुण का, मित्र यानी कि सूर्य, मित्र सूर्य देवता को ही कहते हैं, और नासत्य का। ठीक है? इन 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है बोगाज कोई अभिलेख में। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि क्या है कसाइट अभिलेख। कसाइट अभिलेख का जो समय काल है वो 1600 BC का है, और जैसा कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के समय में पढ़े थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल था, लास्ट पीरियड जो था वो 1700 ईसा पूर्व ही माना जाता है। तो ये 1600 है, तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि 1600 के समय वैदिक सभ्यता का ही, ये वैदिक सभ्यता से ही रिलेटेड है। तो इससे भी आर्यों के सभ्यताओं के बारे में उल्लेख मिलता है। तो इसमें क्या पता चलता है कि आर्य जो है ईरान के थे, और उनकी एक शाखा भारत आई थी। तो ये तो हम लोग समझ गए कि आर्य जो थे भारत के मूल निवासी नहीं थे, वो कहीं और से आकर के भारत में बसे थे और सभ्यता को विकसित किए थे। लेकिन सर्वमान्य मत जो है वो है कि आर्य मध्य एशिया के ही निवासी थे। क्लियर है? अब देखते हैं कि आर्य के प्रमुख कार्य क्या थे। तो आर्य के प्रथम कार्य जो थे वो तो पशुपालन थी, प्रमुख कार्य, और कृषि दोनों था। कृषि भी करते थे, लेकिन सबसे प्रमुखता थी पशुपालन की, और सेकंड नंबर पे था कृषि। ठीक है? ऋग्वेद का रचना जैसे मैंने बताया कि ऋग्वैदिक काल में ही हो गया था। तो ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में फॉल शब्द का उल्लेख मिलता है। फॉल क्या होता था? हल के आगे जो नुकीला भाग लगा हुआ होता था उसी को फॉल कहते थे। तो इससे पता चलता है, इससे यह ज्ञात होता है कि आर्यों को जो था वो बुआई, कटाई और दामनी का ज्ञान था, यानी कि वो उन्हें बेहतर कृषि का ज्ञान था। इससे ये चीज पता चलता है। आर्यों जो थे उनको ऋतुओं का भी ज्ञान था। तो ये आर्यों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी है। आर्यों के बीच युद्ध का मेन कारण क्या होता था? गाय जो थी आर्यों के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण धन के रूप में इसको माना जाता था। तो आर्यों के बीच युद्ध का मेन कारण क्या होता था? गाय। ठीक है? क्लियर है? यहाँ पे मैंने बताया भी कि आर्यों के लिए गाय जो है एक धन के सर्वोत्तम धन, सबसे कीमती धन के रूप में माना जाता था गाय को। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए भूमि का अधिकार करते थे वो लोग। आर्यों जो थे गाय को चराने के लिए या खेती करने के उद्देश्य से या बसने के उद्देश्य से भूमि का अधिकार तो करते थे, लेकिन उनको अपना निजी संपत्ति नहीं बनाते थे। ठीक है? उनके सफलता का कारण क्या था कि वो सफलतापूर्वक भारत में आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि पूरे भारत में आर्यों का विस्तार हो चुका था, जिसके कारण ही भारत को आर्यावर्त के भी नाम से जानते हैं। तो उनका भारत में सफलता का कारण क्या रहा उस पर प्रकाश डालते हैं। तो उस पर क्या है? कांसे के कुशल अस्त्र शस्त्र। पहले तो हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़े थे कि तांबा और टीन मिलाकर के कांसे का निर्माण करते थे। इसमें क्या हुआ कि कांसे के कुशल मतलब अच्छे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होने लगा। उन्होंने क्या, किसने? आर्यों ने। और रथ का भी प्रयोग किया, घोड़े का भी प्रयोग किया, जिससे यही कारण रहा उनका भारत में सफलता का।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बढ़ई, रथकाल, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का भी उल्लेख मिलता है। यानी कि इससे पता चलता है कि जो आर्यों की सभ्यता थी वो विकसित थी, कि ग्रामीण सभ्यता तो थी ही, लेकिन उनमें बढ़ई का भी उल्लेख है, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि का भी उल्लेख मिलता है। अब आर्य जो है वो तो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गए थे, तो वो गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र को क्या कहते थे? इन सब पॉइंट से डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे इन सबको नोट डाउन करके आपको बता रही हूँ। तो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को आर्य जो थे वो ब्रह्मर्षि क्षेत्र कहते थे। तो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, ब्रह्मर्षि क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते थे? तो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को। दोआब क्षेत्र उन क्षेत्र को कहा जाता है, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब क्षेत्र कहा जाता है, और वो उपज की दृष्टि से ही बहुत उपजाऊ होती हैं। ठीक है। और हिमाचल, देखिए हिमाचल और विंध्याचल पर्वतों के बीच के क्षेत्र को, हिमाचल और विंध्याचल पर्वतों के बीच के क्षेत्र को वो लोग मध्य देश कहते थे। कौन कहते थे? आर्य। कालांतर में चल के उनका संपूर्ण भारत पर विस्तार हो गया, जिसकी वजह से भारत का एक और नाम पड़ गया आर्यावर्त। तो भारत को आर्यावर्त क्यों कहा जाता है? तो आर्यों के निवास स्थान होने के कारण भारत को आर्यावर्त कहा जाता है। क्लियर है। अब देखते हैं वैदिक साहित्य, जो वैदिक सभ्यता के समय जो साहित्य प्राप्त हुआ है उन्हें श्रुति कहा जाता है। श्रुति का मेनली अर्थ होता है सुना हुआ, अर्थात सुने हुए आधार पर इन साहित्यों का रचना किया गया है, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। भारतीय साहित्य में सबसे प्राचीन वेद है, और वेद के जो होते हैं 4 प्रकार होते हैं, संहिता, 4 भाग होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक और उपनिषद। इन सबको हम लोग डिटेल्स में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग ऋग्वेद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, तो थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं कि ऋग्वेद के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 11,462 मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद के 3 भाग हैं, साकल, बालखिल और वाष्कल। ठीक है। अब जो 1028 सूक्त है, तो 1017 सूक्त जो है वो साकल में है, और 11 सूक्त जो है वो बालखिल्य में है, उनका विवरण मिलता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम ऑफ एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया है? तो विश्वामित्र ने किया है, और ये किसको समर्पित है? तो सविता यानी सूर्य देव को समर्पित है। क्लियर है। अब देखिए ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसे होत्री कहते हैं, और ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 मंत्र, और ये सभी मंत्र जो है यानी कि 114 के 114 मंत्र जो है वो सूर्य को समर्पित है। 9वें मंडल के 114 मंत्र जो है, माफ कीजिएगा यहाँ सूर्य नहीं होगा, सोमदेव को समर्पित है। ठीक है। 9वां मंडल का जो मंत्र है उसमें कितने मंत्र हैं? तो 114, ये सोमदेव को समर्पित है। नेक्स्ट बिंदु है 10वें मंडल, यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था मतलब 4 वर्ण व्यवस्था है, इसको यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। तो 4 तरह की वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता का शुरुआत कहाँ से हुआ और इनके मूल निवास स्थान से जुड़े हुए क्या क्या बिंदु थे, किसके अनुसार ये कहाँ के निवासी थे, इसको हम लोगों ने देखा। साहित्यिक साक्ष्य क्या है? तो वेद है। वेद कितने हैं? 4 हैं। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? बोगाज कोई का अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे मितन्नी का अभिलेख भी कहते हैं। और मुख्य कार्य उनका क्या था? उनकी सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। और यहाँ पे एक चीज समझेंगे, आर्य, आर्य का अर्थ होता था श्रेष्ठ। ठीक है। तो ये आर्यों की सभ्यता थी। तो इससे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी थे उसको हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को समझेंगे, उनसे जुड़े हुए क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, उनमें ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन पाया गया, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा।
और समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।